बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। ईद की 30वां रोज़ा है, जुम्मतुल मुबारक है, आखिरी जुम्मा है रमज़ानुल मुबारक का। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआएं कबूल होती हैं और देर होती है अंधेर नहीं होती। और अल्लाह ताला के यहाँ के ख़जाने जो हैं बड़े वसी हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मसाइल ज़रूर हल करेगा और पाकिस्तान भी एक दिन तरक्की करेगा और तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा। बस एक छोटी सी हमें मसला है और वो है कि हमारी लीडरशिप हमें अच्छी मिल जाए, अच्छी लीडरशिप मिल जाए। वो सिविल है या मिलिट्री है, जुडिशल है, ये तीन बड़े शोबे हैं। इन तीन शोबों में अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की और कामरानियाँ जो है वो अता उसको हासिल हो। इसलिए कि पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान में जो मादनी वसाइल हैं, ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं, बेशुमार हैं। ज़राई मुल्क है और हर सारी पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो सोना उगलती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं है, हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है। और सियासी इस्तेकाम नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है सब कुछ ही फिर डिस्टेबल हो जाता है। और यही कुछ हो रहा है। और पिछला एक साल का तजर्बा जो है वो हमें बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है कि पाकिस्तान को अनऑर्गेनिकली तरीके से जब भी एक यहाँ पे सियासी तब्दीली लाने की कोशिश की गई आर्टिफिशियल वे में, डाइंग रूम में बैठ के, तो उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये खमियाजा हम एक साल से भुगत रहे हैं और मुसलसल इसमें डिक्लाइन की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ये है कि ईद पे ये ऑफिशियल जो ताजिर हजरात और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बता रहे हैं वो ये है कि ईद पे ख़रीदारी लोगों ने कम की है और आम शहरियों ने भी और ख़ास शहरियों ने भी, यानी अपर मिडिल क्लास जो सफ़ेद पोश तबका जिसे कहते हैं, उसकी हालत भी इस दफ़ा गिर गई है। और ईद की शॉपिंग लोग ना होने के बराबर और बहुत ज़्यादा, जहाँ आप कह लेंगे 10 टाइम्स अगर होती थी, अगर 100 अरब रुपया लोग खर्च करते थे ईद पे, तो इस दफ़ा 20 अरब रुपया सिर्फ खर्च हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं 23 करोड़ का मुल्क है और हमारी हालत ज़ार कहाँ तक पहुँच चुकी है। और यही वजह है कि हम इस वक्त बदहाली का शिकार हैं। और उसकी रीज़न ये सिलसिला शुरू हुआ था सियासी अदम इस्तेकाम का, जनरल बाजवा साहब के गलत फैसलों से, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की ख्वाहिश और ये जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत हैं इनका अपना लालच था, उनका अपना लालच था। इनको एनआरओ मिल गया, इन्होंने अपने 1200 अरब रुपया के जो कर्ज मुकदमात थे वो ख़त्म करवा दिए। तकरीबन 400 मुकदमात हैं जो कि वापस हुए हैं या ख़त्म कर दिए गए हैं और उनकी वॉल्यूम जो है वो 1200 अरब रुपए के करीब था। वो सारे का सारा हो गया ख़त्म। इनको भी रिलीफ मिल गया। लेकिन बाजवा साहब के हिस्से में क्या आया? बाजवा साहब के हिस्से में रुसवाई आई, इसके अलावा और कुछ नहीं आई। रुसवाई मिली उनको और उन्होंने जाते जाते अपना करियर ख़राब किया। और न सिर्फ अपना करियर ख़राब किया बल्कि अपने इदारे जहाँ पे वो 40 साल तक रहे और 40 साल उन्होंने वहाँ पे खिदमत सरंजाम दी और इदारे ने उनको इतना वक़ार दिया कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन की ख्वाहिश और मैं नागुज़ीर हूँ ऐसे साजिशों के ताने बाने बुने कि न ही वो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हुए और फ़ौज के लिए भी उन्होंने फ़ौज का भी सत्यानाश वो करके गए हैं अपने हाथों से। और फ़ौज को इतना नुकसान मेरा ख्याल है कि आज तक किसी आर्मी चीफ ने नहीं पहुंचाया जितना जनरल बाजवा पहुंचा के गए हैं। यहाँ तक कि जनरल याहिया खान ने भी इतना नुकसान फ़ौज को नहीं पहुंचाया होगा जितना जनरल बाजवा जाते जाते पहुंचा के गए हैं। और अभी तक साजिशों के ताने बाने, महलाती साजिशें, उनका वो पार्ट एंड पार्सल हैं। और अदरवाइज़ पाकिस्तान में अब तक कब का इस्तेहकाम आ चुका होता और कब तक अमन और सुकून हो चुका होता, खशियती ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी भी अपने जो हैं अनऑफिशियली वो ये हरकतें कर रहे हैं और वो इस सारे खेल का हिस्सा बने हुए हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर आ चुका और अब क्या होगा? ईद की छुट्टियां हैं और ईद की छुट्टियों में क्या खामोशी होगी? नहीं, बिल्कुल खामोशी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में दो तीन बातें कि ये क्या वजह है कि क्या हुआ ये 2-2.5 घंटों में कि यकदम टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। नंबर 1 क्या रीज़न बनी कि अंदर कोर्ट रूम के अंदर सारी सियासी जमातें मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, सब के सब मौजूद हैं। और अंदर तमाम के तमाम रहनुमाओं ने बहुत ही पॉजिटिव वे में बात की। और चैम्बर में भी जो गुफ्तगू हुई
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में भी, वो भी बहुत अच्छे माहौल में हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन और क्या वजह बनी कि बाहर जो है बिलावल भुट्टो जो हैं वो सीखपा हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब सीखपा हो रहे हैं। उन्होंने भी सख्त तरीन उन्होंने कहा जी हथौड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले बंदूक की नोक पे ये सारे काम किए जाते थे, अब हथौड़े के जोर पे करने की कोशिश की जाती है। हथौड़ा किसको कहते हैं? वो जो अदालत जज के पास, ऑनरेबल जज के पास होता है, उसको हथौड़ा उसे कहते हैं, उसे वो कह रहे थे हथौड़ा। तो वो कहते हैं हथौड़े की जोर पे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को किस चीज़ का खतरा था और बिलावल साहब को क्या इशू था? बिलावल साहब का खतरा मामला तो मुझे समझ आती है कि वो तो कोई ख़ास मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ इधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मतलब है नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा ने की। और वो क्यों मैदान में आए? क्योंकि बाकी कोर्ट रूम के अंदर सारी चीज़ें सेट जा रही हैं, एक दूसरे के साथ बातें की जा रही हैं और एक तारीख को इलेक्शन करवाने के लिए आपस में घुल मिल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हदायत ले रहे हैं, लम्हा बलहमा हदायत ले रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर मौजूद हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनको क्या हुआ? तो इधर से मौलाना फजलुर रहमान साहब जब बोले तो क्योंकि वो मैसेज देना था नवाज शरीफ साहब का और मरीम साहबा का, वो किस तरीके से दिया जा सकता था? वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए दिया जा सकता था और तो कोई नहीं था। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ खेल खेला जा रहा है इस खेल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी वो इसको खेल समझ रहे थे जो कुछ। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर नोटिस हुआ, ना जाते सियासी जमातों के नुमाइंदे, ना जाते, जिसने नहीं जाना था ना जाते, लेकिन वो सब गए और जाके अंडरटेकिंग दे रहे थे, सबके सब अंडरटेकिंग दी। ऑर्डर ऑफ द जो कोर्ट है वो सामने आ गया, वो भी मौजूद है ऑर्डर जो है, उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो फिर बिलावल भुट्टो जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि ये तो मामला ख़राब होने वाले हैं। उसकी रीज़न है कि अब क्या सोचा जा रहा है, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता दूं कि हो ये रहा है, इनको एक तो ख़तरा है। अगर आप कल के टीवी टॉक शोज़ आप अगर देखें और उसमें जो एक ख़ास जो नुक्ता नज़र को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, एक सवाल बड़ा उठाया गया, जो लाइक माइंडेड है उन्होंने ये सवाल उठाया और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये सब के पीछे कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब के पीछे कौन है? जरदारी साहब वेलकम कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जरदारी साहब ने वेलकम किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इसको उन्होंने वेलकम किया और वेलकम करने के बाद ये सारा सिलसिला हुआ। फारूक चनाक साहब, बिलावल जरदारी साहब के राइट हैंड, वो मौजूद थे उधर, वो भी कायरा साहब मौजूद थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो ये आखिर जरदारी साहब वेलकम कर रहे हैं, तो हुआ क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि ये जब ये सारी बहस शुरू की गई, टीवी टॉक शोज पे बहस शुरू हो गई कि जरदारी साहब भी एक्टिव हो गए हैं, जमात इस्लामी भी एक्टिव हो गई है और ये सब कुछ हो गया, तो ये मामला क्या है? तो मामला ज़ाहिर बात है कि अगर जमात इस्लामी ऊपर आती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा मसला है। वो मुत्तहिदा मजलिस अमल, क्योंकि अब अगली जो इनिंग्स है वैसे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो एक साल के अंदर अंदर जो कुछ हासिल किया वो तो ज़ाया हो गया उनका बिल्कुल। अगली इनिंग्स, अगले इक़्तिदार का जो केक है उसमें उनका कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा मौलाना फजलुर रहमान साहब का। तो जमात इस्लामी पूरा कराची की मेयरशिप उनके घर पे दस्तक दे रही है। और कराची की मेयरशिप का मतलब क्या है? कराची की मेयरशिप का मतलब है 20 कौमी असम्बली के हल्के हैं कराची में, 18-20 और 18-20 कौमी असम्बली के हल्कों की मेयरशिप जो है वो पूरे कराची की उनके डोर पे दस्तक दे रही है। तो ये सब कुछ और जमात इस्लामी आगे निकल जाए। तो सिराजुल हक साहब जब गए तो सिराजुल हक साहब जो उधर कोर्ट रूम में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि, और वो तारीख बता रहे थे अगले इलेक्शन की, जनाब मई में फसल की कटाई है गंदम की, वो ख़त्म, और उसके बाद जून की आखिरी दिनों में ईद आ जाएगी, जो जून के पहले जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई के पहले हफ्ते में इन बिटवीन ईद है, ईद कुर्बा, वो हो जाए और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे और बाकी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सिराजुल हक साहब वज़ीर आज़म से मिले, इमरान खान साहब से मिले, और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी एक्टिव, जरदारी साहब भी एक्टिव। ये सारी बातें तो हो गई। और फिर एक और बात भी जहन में रखिएगा कि ये जो वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ था उसमें दोबारा इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, अभी हुक्मरान इत्तेहाद है, उसमें नून का एक पोर्शन यानी कि मरियम कैंप और मौलाना और मरियम, ये दो एक साइड में, बाकी तो सारे के सारे ऑन बोर्ड है। बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी। तो अब
اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ، زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، جماعت اسلامی بھی ہو گئی، تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ تو ایک باقاعدہ طور پہ ہو رہا ہے، اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو بہرحال ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وقت گزر گیا ہے، وہ ایک نیچرل سی جو رومانس کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور 14 جماعتی حکمران اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ پی ڈی ایم میں جو باتیں اب سیدھی نظر آ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے لوز نہیں کیا اس ایک سال میں، اس نے گین کیا ہے، اس نے ایکسپوز کیا ہے نون لیگ کو، نون لیگ کو ایکسپوز کیا ہے، اور وزارتوں کے مزے لوٹے، سب نے لوٹے، 85 وزیر ہیں اس وقت کابینہ میں، اور تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اس میں موجود ہے بدرجہ عتم، اور رسوا کون ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نواز، ووٹ بینک کس کا ضائع ہوا؟ مسلم لیگ نواز، پولیٹیکل کیپٹل کس کا گیا؟ مسلم لیگ نواز، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ گئے، اور گین کس نے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جماعت اسلامی نے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ جو ان کو جتنا حصہ ملنا ہے مل جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ اس کی ری یونین ہوگی، اس کو یقیناً پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہوگی، اس کو بھی واپسی آ جائے گی، وہ بھی پاور کوریڈورز میں واپس آ جائے گی، بلوچستان عوامی پارٹی پاور کوریڈورز میں واپس آ جائے گی، بی این پی مینگل واپس آ جائے گی، یعنی کہ اے این پی شاید پہلے سے بہتر پوزیشن میں واپس آ جائے۔ تو یہ ساری جماعتیں آ رہی ہیں، اور مولانا اور نون لیگ وہ سارے کے سارے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سال کا مزہ لوٹا، اور ایک سال کے بدلے میں ہوا یہ کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر اگلے آنے والی اسمبلی میں، اگلے آنے والے سیٹ اپ میں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور اسی لیے اب یہ مزاحمت کر رہے ہیں، اب یہ سوچ کر رہے ہیں۔ بنیادی بات چلیں یہ میں آپ کو اگلی دفعہ بتاؤں گا، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ تقریباً پورا ہونے جا رہا ہے، اب اگلی دفعہ بتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور بیسیکلی یہ بند گلی میں ہیں نون لیگ اور مولانا، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ یہ سارے الگ ہو جائیں، یعنی کہ نون لیگ اور مولانا ایک سائڈ پہ ہوں گے اور پھر یہ سب کچھ ہو۔ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن ہونا ہے بھی اگست سے پہلے آرڈر آف دا کورٹ میں لکھا گیا ہے، تو الیکشن تو اسی تاریخ کو بنتے ہیں، اس کے علاوہ تو بن نہیں رہے، لہٰذا یہی چیز ان کو نظر آ رہی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے، 26 تاریخ تک وقت کیوں مانگا گیا؟ وہ اس لیے مانگا کہ 26 کو اجلاس ہے، تو یعنی کہ حکمران اتحاد نے آپس میں اجلاس بلایا ہے، تو 26 تاریخ تک نواز شریف صاحب سعودی عرب میں مقیم ہیں، ساگڈار صاحب بھی ادھر ہی ہیں، مریم صاحب بھی ادھر ہی ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نواز شریف صاحب بھی کوئی تھوڑا سا مائنس پلس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کوشنز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوشنز ملیں گے یا نہیں ملیں گے ابھی تک تو ان کا وہاں پہ بھی رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہے، تو بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو بنیادی بات آؤٹ کم جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے ٹکٹس تقسیم کر دیے، چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب میں ان، مونس الہی ان، اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ٹکٹ نہیں دیا صوبائی اسمبلی کا، انہیں کہا ہے کہ آپ مرکز میں میرے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 2 حماد اظہر صاحب، انہوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، مرکز میں میرے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3 فواد چوہدری صاحب، نہیں ٹکٹ دیا، مرکز میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا وہاں پہ پنجاب میں اب جو وزیر اعلیٰ جو وزارت اعلیٰ کی لڑائی وہ عمران خان صاحب ابھی سے ختم کر رہے ہیں، تاکہ بہت زیادہ اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد بہت زیادہ مسائل پیدا نہ ہوں، کیونکہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں دیا، ان کو مرکز میں رکھیں گے۔ لہٰذا ایک وہ ٹیم پنجاب میں تیار کر رہے ہیں، اور ایک مرکز کی ٹیم وہ اب علیحدہ کر دی انہوں نے، یہ پنجاب کی ٹیم ہے، یہ مرکز کی ٹیم ہے، یہ پنجاب میں لڑے گی اور یہ مرکز میں لڑے گی۔ تو لہٰذا وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ٹکٹس بھی فائنل کر لیے کم و بیش۔ مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹس ہیں وہ اس لیے انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے بہت سے ایک تو امیدوار ان کے کم ہو گئے، نمبر 1، نمبر 2 یہ ہوا کہ شیر پہ نشان ٹکٹ پہ لڑنے سے فائدہ زیادہ ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ لڑیں تو زیادہ ووٹ حاصل کریں، کیونکہ اس میں الیکٹیبلز ہیں، کچھ الیکٹیبلز اور کچھ ترین گروپ، کچھ علیم گروپ، یہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ لہٰذا وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب نہیں، پہلے ہم انڈیپینڈنٹ لڑوایا جائے، تو جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر ہم ان کو ایک دوبارہ سے پارٹی بنا لیں گے اور مسلم لیگ نواز جوائن کروائیں گے۔ یہ ایک محض ایک نظروں کا دھوکہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ شیر جو ہے، شیر کا انتخابی نشان اس وقت ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اکاؤنٹ میں ووٹ نہیں ہے، اور جتنا بھی وہ چیک
ایشو کریں گے وہ سب کے سب باؤنس ہو جائیں گے، کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل مسلم لیگ نواز کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پریشان بھی وہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔